हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज आप लोगों के सामने मैला अंचल उपन्यास के सारांश बारीकियों के साथ साझा करूंगी। लेकिन ये उपन्यास स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगी कि उपन्यास का नायक उपन्यास का कोई एक भी पात्र नहीं है। तो यहाँ के मेरीगंज नाम के अंचल ही इस उपन्यास का नायक है। और मेरीगंज अंचल के जो जितनी भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, इन सभी कहानियों को मिला जुला कर ही इस उपन्यास को बनाया गया है। तो उपन्यास देख लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला अंचल उपन्यास सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है और इसी उपन्यास के बाद ही आंचलिक उपन्यास लिखने की ये सिलसिला भी जारी हुआ। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। इस उपन्यास का उद्देश्य है अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करना। यहाँ अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों रूपों का ही चित्रण हुआ है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड यहाँ दिखाया गया है। इस गांव के सभी लोग खेतीबाड़ी कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। किसी की कोई उम्मीद नहीं है। सभी के पेट खाली है। जीवन बोझ सी बन गई है। सभी थके मादे हुए, सभी मजबूरी में हैं। सभी के आंखों में अजीब थकान है। गांव के रास्ते कच्चे हैं। यहाँ किसी को भी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खाने को ही आहार नहीं है, तो बाहर की दुनिया से क्या लेना देना। इस गांव में 1942 के जन आंदोलन के समय न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर, जैसे मलेतेरी ने बहरा चित्रू को गिरफ्त कर लिया, लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं, यह अफवाहों के रूप में जरूर पहुंची थी। मतलब छोटे मोटे जितने भी घटनाएं हैं वो तो सभी को पता चल जाते हैं। गांव जाति के आधार पर कई तिलों में बटा हुआ है, जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य व्याप्त है। इस उपन्यास में राजनीतिक रूप से सक्रिय पात्र भी है, जैसे बालदेव कांग्रेसी कार्यकर्ता और कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। देश की राजनीति के अतिरिक्त गांव की अपनी राजनीति भी लेकिन यहाँ चलती है। अंग्रेज अफसर मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव का नाम मेरीगंज कर दिया था, लेकिन कलकत्ते से यहाँ आते ही उसकी पत्नी की मलेरिया से मौत हो गई। इस दुख को बर्दाश्त न करते हुए सकने के कारण मार्टिन का भी मौत हो जाता है। बाद में मार्टिन की दी हुई जमीन पर मलेरिया और काला आजार के निदान हेतु रिसर्च सेंटर बनाता है। उसमें डॉक्टर के रूप में डॉक्टर प्रशांत आते हैं। गांव के परिवेश उसने पहली बार देखी है। पहले तो वो शहर से आया हुआ है, मतलब वो किताबों में ही गांव के बारे में पढ़ा है, तो गांव का परिवेश का कोई एक्सपीरियंस उसका थे नहीं। तो उसके मन में सवाल बनता है कि यहाँ टिक पाएगा या नहीं। गांव वाले भी उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा है और कह रहे हैं कि यह बाबू यहाँ ड्यूटी करेगा और कुछ ही दिनों के बाद वापस शहर चला जाएगा, क्योंकि इसी तरह कई डॉक्टर आए और इस तरह चले गए। प्रशांत को बहुत हिचकिचाहट होती है और किताबों में मिला हुआ बीमारी से यहाँ के बीमारी से कोई मेल ही नहीं खाती है, क्योंकि यहाँ बीमारी शरीर से ही संबंधित नहीं है। सभी बीमारियाँ भूख बेबसी से संबंधित है। और मतलब थकावट, फिर इन सभी से मतलब बेबस गांव की हालातों से प्रशांत को समझ में आता है कि वह इस गांव का उम्मीद बनकर आया है। यहाँ सभी गरीब होने के साथ साथ सिस्टम का भी मारा हुआ है। धीरे धीरे प्रशांत गांव के सांसों को महसूस करने लगते हैं। सुबह उठते ही चारों ओर से खांसी, कमज़ोर बच्चों की हंसी ही प्रशांत को सुनाई देती है। कोई चिड़ियों की आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती है। वह अंदर से पूरी तरह हिल जाता है, लेकिन बाहर चुप रहता है। धीरे धीरे प्रशांत गांव वालों से घुलने मिलने लगता है। उन लोगों के बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करता है, जीवन के बारे में जानने की कोशिश करता है। गाँव वालों से मिलकर ही उसे असली ज़िंदगी के बारे में एहसास होता है कि असली ज़िंदगी असल में ऐसा ही होता है। ऐसे भूख प्यासी
इस तरह से बेबस इस तरह का ही होता है। किताबों में जो मिलते हैं वो तो कल्पना का ही होता है। असल में किताबी दुनिया और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। प्रशांत गांव वालों के बेबसियों को देख वो हिल जाता है। उसके मन में यही सोच आता है कि जैसे भी हो वो गांव वालों का मदद करेंगे, लेकिन मदद करने की कोई साधन भी उसके पास नहीं है। वो रात भर जागता रहता है और गांव वालों के बारे में सोचता रहता है। रिसर्च करते हुए प्रशांत का संपर्क तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से होता है। कमली सीधी सादी, कमली हर बातें प्रशांत से निडर होकर पूछती है। वो अन्य औरतों की तरह नहीं है, मतलब जैसे पूछ नहीं सकती इस तरह से नहीं है। कमली अन्य औरतें की तरह रसोई में भी लगी नहीं रहती। वो सभी बातें सोचती समझती भी है। उन दोनों की बातें पहले सामान्य थी, जैसे गांव की पत्थर पानी इन सबों को लेकर ही होती थी, सामान्य थी। पर धीरे धीरे दोनों में एक गहराई आने लगी है। दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। बातें करके दोनों सुकून सा अनुभव करने लगे। इस तरह दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। कमला भी उसका सहारा बन जाती है। गांव वाले लेकिन अलग अलग नज़रों से इन रिश्ते को देखने लगते हैं। किसी को यह रिश्ता अच्छा लगता है, किसी को बुरा, और कोई अफवाहें फैलाने में तुले हुए हैं। लेकिन कमला इन सब बातों से डरती नहीं है। और प्रशांत लेकिन शहर भाग जाने को सोचता है, पर उसे गांव वालों का चेहरा याद आता है। कमला का चेहरा याद आने लगता है। पंचायत में पान चबा चबा कर लोग अफवाहें फैलाने में लगे हैं। कोई उनके बातों में आ जाते हैं, मतलब गांव वाले कोई आ जाते हैं उन लोगों के बातों में, तो कोई इन बातों से दूर रहते हैं। अभी धीरे धीरे कमला का मन टूटने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं प्रशांत इन सभी बातों से टूट न जाए। राजनीतिक नेताओं की नज़रें मेरीगंज पर पड़ने लगे। वह इसके माध्यम से अपना कुर्सी मजबूत करने में लगे तो कोई विकास के नाम पर गांव को इस्तेमाल करने लगे। मास्टरनी जो बच्चों को पढ़ाती है, मास्टरनी इन हालातों से पहले से दुखी रहती थी। मतलब गांव के ये जो राजनीति होती रहती है, वे बच्चों को इन सभी बातों का मतलब समझाने लगी। उन्हें लगता है कि इन महिलाओं की सफाई में आने वाली पीढ़ियों की बिना समझदारी से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन लोगों को पूरी तरह एडुकेटेड बनाने से ही इन गाँव से मतलब इस गांव से मैलापन दूर हो सकता है। प्रशांत भी इन सभी हालातों से इस तरह जूझने लगे कि वह सारे गांव वालों के दिल की धड़कनें बन गया। मतलब वो जैसे भी हो सबको ट्रीटमेंट करने लगे, सबकी समस्याओं को जानने की कोशिश करने लगे। तो इस तरह से वो दिल की धड़कनें बन गए। लक्ष्मी एक सीधी सादी 15 वर्ष की लड़की है। वह प्रशांत को पूरी तरह मदद करती है। वो अभी एक दूसरी लड़की आती है, ठीक है ना, वो गाँव में ही रहती है। उन दोनों के बीच एक खामोश सुकून भरा रिश्ता बन जाता है। मतलब मानो एक अनकही संबंध, कोई प्यार व्यार का नहीं है, अनकही संबंध। गांव में फिर से एक बीमारी फैलने लगी। इसमें सभी अफवाहें फैला दिए कि डॉक्टर ने ही शहर से बीमारी लाकर यहाँ फैला दिया। इसमें बहुत वो डॉक्टर दुखी हो जाता है और मन में सवाल आता है कि सच में वो यहाँ रह पाएगा। इतनी मतलब उन लोगों की मदद की, फिर इनाम ऐसे ही मिला। यह बीमारी शरीर के साथ साथ रिश्तों में भी दरारें फैल गई। अभी रिश्तों में भी जैसे बात करना भी, पास रहना भी किसी को भी डर लगने लगा। इस तरह से जिस तरह हमारे कोविड हुआ था ना, तो गांव के लोग डॉक्टर को लेकर तरह तरह के अफवाहें फैलाने लगे। लक्ष्मी डॉक्टर को दिलासा देती है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि गाँव वालों से उसे डर लगता है। गांव के कई लोग डॉक्टर के साथ और कोई डॉक्टर से दूर रहते। मतलब दो हिस्से में बट गए। मतलब ये जो आदमी जो एक डॉक्टर के साथ रहते हैं तो एक डॉक्टर से दूर रहते हैं। मास्टर ने इन सभी बातों से लोगों पर गुस्सा करने लगी और सबको समझाने लगी। वो लक्ष्मी मतलब ये बीमारी है, इसे कोई फैला नहीं सकते। लक्ष्मी पहले बहुत डरी सी रहती थी समाज के डर से, अपने आप से, लेकिन बाद में वो साहस जुटाकर पंचायत में यह सवाल करती है कि अगर डॉक्टर के द्वारा बीमारी आए हैं तो लोग दवा लेने उन्हीं के पास क्यों आते हैं। इन सवालों से सभी लक्ष्मी पर उंगली उठाने लगते हैं कि लड़की बिगड़ गई, डॉक्टर के जाल में वो फंसी, तरह तरह के इन सब के इस तरह के बातें फैलाने लगे। डॉक्टर बार बार भागना चाहता था शहर की ओर, पर भाग नहीं पाता है यहाँ सभी गांव वालों के कारण।
तो प्रशांत बीमारियों से भी ज़्यादा लोगों के दिल की बातों को अब ज़्यादा जानने लगे। मेरीगंज में सरकार द्वारा मिली सुविधाओं को बड़े लोग उन्हीं तक ही सीमित रखते हैं। जो कोई पढ़ा लिखा आदमी उनके बीच लोगों को मदद करने आता तो वो उनके लिए आंखों का कांटा बन जाता है। उसे जैसे भी हो रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। बालदेव और बावन दास कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वराज्य के इच्छुक है। दोनों महात्मा गांधी के अनुयायी भी है। ये दोनों मेरीगंज के सिस्टम को पूरी तरह जानते हैं पर कुछ नहीं बोलते। उनमें मतलब एक गहरा खामोश रहता है। गांव में एक कबीरपंथी मठ भी है जिसका मुख्य महंत सेवादास है। 50 वर्ष की उम्र में सेवादास लक्ष्मी को दासी बनाकर मठ पर रख लेता है। महंत जबरन 15 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी के साथ यौन संबंध भी बनाता है। इस तरह से धर्म के नाम पर होने वाले कुकर्मों की पट्टी भी यहाँ खोलने की कोशिश किया है उपन्यासकार। यहाँ गांधी का जिक्र बार बार किया गया है। रेडियो में गांधी हत्या की खबर सुनकर कमली सबको बताती है और यह खबर सुनते ही सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। गांधीवाद से प्रभावित बावन दास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छिपे सीमेंट और चीनी से लदी पाकिस्तान जाती बैलगाड़ियों के सामने लेटकर प्राण त्याग देते हैं। उपन्यासकार जी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी से पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आज़ादी के बाद नेता का छद्म रूप धरकर बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। पूरे उपन्यास में अंचल की समस्याएं, गांव वालों में परस्पर राग द्वेष, छोटे छोटे षड्यंत्र, जातिवाद, अफसरशाही और अवसरवादी राजनीति के दोहरे चरित्रों को यहाँ दिखाए गए हैं। संपूर्ण उपन्यास इन छोटी छोटी घटनाओं से ही मिलकर बनी है। तो यहाँ नायक बन के मतलब कोई पात्र ही नायक नहीं है, पूरे अंचल ही यहाँ नायक है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को पूरी तरह से मेला अंचल उपन्यास अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।